लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि चंडीगढ़ में किसानों और सरकार के बीच तीसरे दौर की बातचीत शुरू हो गई है और इसमें सरकार की तरफ से केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय इस बैठक में शामिल हो रहे हैं, जबकि किसानों के प्रतिनिधिमंडल में 10 से ज्यादा किसान नेता शामिल हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, ये निर्णायक हो सकती है, जिसमें किसानों और सरकार के बीच ज्यादातर मांगों पर कोई ना कोई सहमति बन सकती है, ऐसी संभावना है। हालांकि इस बातचीत से पहले इस किसान आंदोलन के सबसे बड़े नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने यह कहा है कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनने से देश में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ काफी ऊपर चला गया है और चुनावों से पहले वो आंदोलन करके मोदी के इस ग्राफ को नीचे लाना चाहते हैं। यानी उनका जो असली एजेंडा है आज उनके मुंह से निकल गया और उन्होंने खुद क्या कहा है अपने बयान में, अब आप खुद सुन लीजिए। अभी बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि जिन किसान संगठनों और नेताओं ने वर्ष 2020 और 21 में किसान आंदोलन किया था, वही किसान संगठन शायद इस बार भी आंदोलन कर रहे हैं। यानी आप में से ज्यादातर लोग भी यही सोचते होंगे कि जो आज आंदोलन कर रहे हैं किसान, ये वही किसान हैं जिन्होंने 2-3 साल पहले किसान आंदोलन में हिस्सा लिया था और ये नेता भी वही हैं और संगठन भी वही हैं, जबकि ये जानकारी पूरी तरह से सही नहीं है। सच क्या है, अब आप सुनिए। इस बार का ये जो आंदोलन है, ये किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले किया जा रहा है, जो सिर्फ 1 साल पुराना किसान संगठन है। यह नया संगठन है, सिर्फ 1 साल पुराना है और इस संगठन को पंजाब के किसान मजदूर संघर्ष समिति के संयोजक सरवन सिंह पंढेर ने बनाया है और दावा है कि लगभग 100 किसान यूनियन इस आंदोलन में इस किसान संगठन के साथ हैं और उसका समर्थन कर रहे हैं। इसके अलावा एक और किसान संगठन इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है और उसका नाम है संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक, और इस संगठन को भी किसानों की 150 से ज्यादा यूनियंस का समर्थन मिला हुआ है। और बड़ी बात यह है कि इस संगठन को बने अभी सिर्फ 1.5 वर्ष ही हुए हैं। यह संगठन जुलाई 2022 में अस्तित्व में आया था, जब संयुक्त किसान मोर्चा के किसान नेताओं के बीच मतभेद काफी बढ़ गए थे और इसके बाद पंजाब के किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने अपना एक अलग किसान संगठन बनाया और वो संगठन अब दिल्ली चलो के नाम से ये किसान आंदोलन कर रहा है। यानी प्रमुख रूप से जो 2 किसान संगठन इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, वो दोनों संगठन पिछले 1-1.5 साल में बने हैं और इन दोनों ही संगठनों के नेता पंजाब से आते हैं, जिनमें एक संगठन के नेता ने आज खुद ये कह दिया कि वो देश में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता के ग्राफ को नीचे लाना चाहते हैं और इसके लिए ये किसान एमएसपी पर राष्ट्रीय कानून बनाने की मांग कर रहे हैं और सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर सरकार ने सभी फसलों की खरीद पर एमएसपी की व्यवस्था को लागू कर दिया तो हमारे देश में शायद जो नए नए पुल बन रहे हैं, सड़कें बनती हैं, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज और जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, इसे आगे बढ़ाने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिलहाल हमारे देश में एमएसपी पर 22 फसलों की खरीद का वार्षिक खर्च 2.5 लाख करोड़ रुपए है। लेकिन अगर सरकार ने किसानों की ये सारी मांगें मान ली तो अनुमान है कि यही खर्च हर साल 10 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा, जो हमारे पूरे साल के कृषि बजट का लगभग 700% ज्यादा है उससे। इससे भी बड़ी बात यह है कि अगर आंदोलनकारी किसानों के मुताबिक देश में सभी फसलों की खरीद एमएसपी पर होने लगी तो सरकार का यही खर्च सालाना यानी 1 साल का 40 लाख करोड़ रुपए हो सकता है, जबकि पूरे देश का वार्षिक बजट ही अभी हमारे देश का जो है वो 45 लाख करोड़ रुपए है। पूरे देश का बजट है 45 लाख करोड़ और अगर सारी फसलें एमएसपी पर बिकने लगे तो उसका अकेले का खर्चा होगा 40 लाख करोड़, यानी बाकी सब कामों के लिए 5 लाख करोड़ बचेंगे। इस हिसाब से देखें तो पंजाब के आंदोलनकारी किसान ये कह रहे हैं कि जितना बजट भारत के 140 करोड़ लोगों का है, लगभग उतने ही पैसे से सरकार उनकी फसलों को एमएसपी पर खरीद ले। और यहां बात सिर्फ इतनी नहीं है, भारत सरकार हर साल लगभग 10 से 11 लाख करोड़ रुपए एयरपोर्ट्स, फ्लाईओवर्स, एक्सप्रेसवे, अस्पताल, स्कूल वगैरह बनाने पर खर्च करती है। लेकिन सोचिए अगर सरकार को किसानों की इन मांगों को पूरा करना पड़ा
और इसके लिए 10 लाख करोड़ अलग से खर्च करने पड़े, तो क्या सरकार इन नए स्कूल, अस्पताल, एयरपोर्ट, सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर पर यह खर्च कर पाएगी? एक और विरोधाभास यह है कि हमारे देश में जो नेता राम मंदिर को लेकर यह कहते थे कि मंदिर की जगह तो स्कूल और अस्पताल बनने चाहिए, वो विपक्षी नेता आज किसानों के वोट लेने के लिए उनकी इन नई मांगों पर ऐसा कोई बयान नहीं दे रहे। ये नहीं कह रहे कि अगर ये किया तो फिर बाकी के काम, स्कूल, कॉलेज, पुल, सड़क वगैरह रुक जाएंगे। कोई ये नहीं कह रहा कि अगर सारा पैसा एमएसपी पर खर्च हो गया तो देश के बाकी जो 125 करोड़ लोग बचेंगे उनके लिए क्या बचेगा, उन्हें क्या मिलेगा, और भारतीय सेना के लिए सरकार नए नए हथियार इसके बाद कहां से खरीदेगी। हालांकि हमें लगता है कि इन अनुमानों से अलग सरकार को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि सभी फसलों पर एमएसपी की गारंटी देने से उसका अतिरिक्त खर्च कितना बढ़ेगा और क्या यह अनुमान गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि यह अनुमान जो है ये तो हमने अपने हिसाब से लगाया, लेकिन हम ये चाहेंगे कि सरकार को भी अपना एक अनुमान लगाकर देश के लोगों को बताना चाहिए। एक और बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद ये बात कह चुके हैं कि सरकार एमएसपी की व्यवस्था को जारी रखेगी, लेकिन इसके बावजूद पंजाब के बहुत सारे किसान इस पर बाकायदा कानून बनाने की मांग कर रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि एमएसपी की व्यवस्था को लाने वाली कांग्रेस पार्टी ने खुद कभी अपनी सरकारों में इस पर कोई कानून बनाया नहीं, क्योंकि कांग्रेस की सरकारें भी इस बात को मानती थीं कि ऐसा करना व्यवहारिक नहीं है और उचित भी नहीं होगा देश की अर्थव्यवस्था के लिए। वरना आप खुद सोचिए, इस देश में पिछले 76 वर्षों में लगभग 53 वर्षों तक कांग्रेस की सरकारें रहीं, फिर भी एमएसपी पर कोई कानून क्यों नहीं बना? यानी इसके पीछे कोई ना कोई तर्क तो जरूर रहा होगा कि एमएसपी पर कानून नहीं बन पाया। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि एमएसपी को किसी भी देश की अर्थव्यवस्था और किसानों के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं माना जाता, और इस व्यवस्था के कारण हमारे किसान कुछ चुनिंदा फसलों की खेती के साथ बंद कर रह जाते हैं। तो एमएसपी की जो पूरी व्यवस्था है, इसके बुरे असर क्या है? अपनी आय में बढ़ोतरी के लिए एक खास तरह की व्यवस्था पर हमारे किसान जो हैं वो हमेशा के लिए निर्भर हो जाते हैं। अब देखिए कैसे। सरल भाषा में कहें तो सरकार जिन फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है, किसान उन्हीं फसलों को ज्यादा उगाने लगते हैं, और इसका कारण सिर्फ ये होता है कि उन्हें उस फसल की खरीद पर सरकार की तरफ से एक निश्चित एमएसपी मिलता है। तो किसानों को क्या लगता है कि जिस फसल पर उसे निश्चित रूप से एमएसपी मिल रहा है वो वही फसल उगाना चाहता है, इसके अलावा वो कोई दूसरी फसल नहीं उगाना चाहते। यानी जो किसान गेहूं और धान उगाते हैं वो कभी भी किसी ऐसी फसल को उगाने के बारे में सोचते तक नहीं जिसमें उन्हें कहीं ज्यादा फायदा हो सकता है, जिसकी बाजार में कहीं ज्यादा डिमांड हो सकती है, और सिर्फ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो फसल एमएसपी के दायरे में नहीं आती। यानी ज्यादातर किसान उन्हीं फसलों को उगाना चाहते हैं जिन पर एमएसपी मिलता है। यह समस्या एक जमाने में न्यूजीलैंड में भी थी, जहां डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए वहां की सरकार किसानों को बड़े पैमाने पर सब्सिडी दिया करती थी। लेकिन बाद में न्यूजीलैंड की सरकार को यह समझ में आया कि इस सब्सिडी की वजह से किसान खुद अपनी तरक्की नहीं कर पा रहे हैं और सब्सिडी के भरोसे ही बैठे रहते हैं, क्योंकि वो किसान डेयरी उद्योग में ऐसे उत्पादों का ही व्यापार करना चाहते हैं जिनमें सरकार की सब्सिडी ज्यादा मिलती है। यानी जो किसान की जो चॉइस है पूरी कि वो क्या फसल उगाएगा, क्या काम करेगा, वो जो उसका विकल्प है, चॉइस है, वो सब्सिडी के आसपास घूमता रहता है। ऐसे ही हमारे देश में वो एमएसपी के आसपास घूमता रहता है। जहां एमएसपी मिलेगा किसान वही फसल उगाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं करेगा। तो न्यूजीलैंड में भी यही हुआ। अब देखिए न्यूजीलैंड की सरकार ने क्या किया। इस समस्या को खत्म करने के लिए न्यूजीलैंड की सरकार ने सब्सिडी को लेकर कानून बदल दिए। ऐसे कानून बदले जिनका वहां काफी विरोध हुआ, और वहां के किसानों को भी यही लगा कि न्यूजीलैंड की सरकार किसानों का विरोध कर रही है और ये सरकार जो है ये किसान विरोधी है। वहां पर भी प्रोटेस्ट हुए, लेकिन न्यूजीलैंड की सरकार अपने फैसले पर अड़ी रही, और आज उस फैसले का यह नतीजा है कि न्यूजीलैंड को अब दुनिया के बड़े बड़े देश काओ कंट्री कहते हैं, जहां का डेयरी उद्योग दुनिया के सबसे बड़े डेयरी उद्योगों में से एक है। आज न्यूजीलैंड को अपने डेयरी उद्योग के लिए जाना जाता है। यहां आपके लिए एक बड़ी जानकारी है कि दुनिया में अभी एक भी देश ऐसा नहीं जिसने एमएसपी पर कोई भी राष्ट्रीय कानून बनाया हो। भारत की तरह कुछ देश ऐसे हैं जहां सरकारें कुछ चुनिंदा फसलों की खरीद का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती हैं, लेकिन इन देशों में भी इस पर कोई कानून नहीं बनाया गया
और सबसे बड़ी बात यह है कि ये देश इन फसलों का एमएसपी तय करते हैं क्योंकि वो इन फसलों का उत्पादन अपने देश में बढ़ाना चाहते हैं। उन फसलों पर वो एमएसपी देते हैं जिनका उत्पादन वो और बढ़ाना चाहते हैं। जैसे चीन की सरकार वहां के किसानों के लिए चावल और गेहूं का एमएसपी तय करती है, लेकिन इस एमएसपी का मकसद यह है कि चीन अपने देश में अनाज के उत्पादन को बढ़ाना चाहता है। और हमारे देश में भी एक जमाने में हमारे देश ने भी अनाज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए ही ये एमएसपी की व्यवस्था शुरू की थी, लेकिन अब इस पर किसान राष्ट्रीय कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। तो एमएसपी की शुरुआत हमारे देश में भी तभी हुई थी जब हम चाहते थे कि हम कुछ निश्चित जो फसल है उसमें उत्पादन बढ़े, किसानों को इंसेंटिव दिया जाता था। ये किसानों को एक पुरस्कार के तौर पर यह दिया गया था ताकि किसान ज्यादा से ज्यादा फसलें उगाएं। लेकिन अब वो जो हमारा लक्ष्य था वो पूरा हो चुका है।